स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 विद्युत धारिता। परीक्षा की दृष्टि से यह लेसन एक इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि आपको बताया गया है, लेसन नंबर 1, 2, 3 और 4, यह चारों पार्ट मिलाकर 7 नंबर के पार्ट हैं। लेसन नंबर 4 की विशेषता ये रही है कि इसमें से 3 नंबर का एक सवाल और 1 नंबर का एक सवाल हर साल आया है। लेकिन 3 नंबर का जो सवाल आया है उसके साथ अथवा में ऑप्शन में भी एक सवाल रहता है। ठीक, आज हमारे पास लेसन नंबर 4 का पहला टॉपिक है चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ। जैसा कि स्टूडेंट हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं चालक को सुचालक के नाम से भी जाना जाता है। आप कह सकते हैं इसमें कि वे पदार्थ जिनमें धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अपने पास है चांदी, तांबा, लोहा अपने पास है आदि। स्टूडेंट, ये सब अपने पास चालक पदार्थों के उदाहरण कहलाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें जो बंध होते हैं वो अत्यंत क्षीण होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जब हम इनके अल्प ताप में वृद्धि करते हैं तो ये बंध टूट जाते हैं और ये बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन धारा का चालन करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास है विद्युतरोधी, जिसको हम कुचालक के नाम से भी जानते हैं। इसको कुचालक भी कहा जाता है। हम इसको पराविद्युत पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम ये कहते हैं कि वे पदार्थ जिनमें धारा चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं, कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास है रबर, प्लास्टिक, एबोनोइड की छड़, जो कि हमने लेसन नंबर 1 में भी पढ़ी है, आदि। जैसा कि स्टूडेंट मैंने भी आपको कहा है कि कुचालक या पराविद्युत पदार्थ कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ को पराविद्युत पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त व बद्ध आवेश। स्टूडेंट, परमाणु मॉडल को हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित भाग नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है। यह अपने पास है नाभिक, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
जैसा कि हमें पता है कि नाभिक एक धनावेशित है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और हम जानते हैं धन और ऋण आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह नाभिक के द्वारा आकर्षित रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इन पदार्थों के ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने पर ये आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ये बंध क्या होता है, क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। धीरे धीरे नाभिक का आकर्षण इन इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो जाते हैं और धारा का चालन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात परिभाषा बनाई जा सकती है कि वे पदार्थ जिनके ताप में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धारा का चालन करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जबकि वे पदार्थ जिनमें ताप में वृद्धि करने पर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त नहीं होते, ऐसे पदार्थ धारा का चालन नहीं करते, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, हम इस बात को जानते हैं कि कुचालक पदार्थ जो होते हैं इनके परमाणु की बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण होता है वो प्रबल होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात आप स्टूडेंट। यहाँ सवाल बोल सकता है कि कुचालक पदार्थ में बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्यों? तो आपका आंसर बनेगा कि कुचालक पदार्थों के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण प्रबल होता है। जब हम इन पदार्थों के ताप में वृद्धि करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण बल से मुक्त नहीं हो पाते, जिससे ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होते और धारा का चालन नहीं कर पाते। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम दो पॉइंट हमें मिले, मुक्त और बद्ध। मुक्त का मतलब हो गया कि ताप में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर धारा चालन में भाग लेना मुक्त आवेश के रूप में कार्य करेगा। और बद्ध आवेश के रूप में जैसा हमने कहा कि कुचालक पदार्थों के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बल से, मतलब प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिन्हें ताप में वृद्धि करने पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं होते। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध आवेश के नाम से जाना जाता है। परावैद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण, जैसा कि हमें जानकारी है कि वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि इन पदार्थों को रख दिया जाता है तो ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लग जाते हैं। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। परिभाषा में आपको नोट करवाता हूँ स्टूडेंट। हम कहते हैं कि वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनमें विद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है एबोनोइड, मोम, कागज,
तेल आदि। ये सब हमारे पास पराविद्युत पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। हम ये देखते हैं कि पराविद्युत पदार्थ में प्रभावी रूप से, मतलब सामान्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाए जाते, लेकिन जब इन पदार्थों को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जब क्या होता है कि हम इसे विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, तो इनमें जो आघूर्ण उपस्थित होते हैं वो इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि ये एक अन्य या स्वयं का एक विद्युत क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं। हम पराविद्युत पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 के रूप में होता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। स्टूडेंट, ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार के पराविद्युत पदार्थ होते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश के मध्य एक सीमित दूरी होती है, अल्प दूरी होती है, ठीक है। ऐसे पराविद्युत पदार्थों को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण हमारे पास है इसके, जैसे में HCl आपके पास है, H2O आपके पास है। देखिए एक डायग्राम में आपको बनाता हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे आपके पास ये तो हाइड्रोजन HCl में, और ये हो जाता है आपके पास क्लोरीन। हम इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं तो कुछ अल्प दूरी के रूप में हमें ये मिलता है, ये H+ आयन और ये Cl- आयन। हमने पढ़ा है पहले कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई, ऋण से धन की ओर। यदि आप H2O के लिए लेते हैं तो H2O में भी हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये तो ऑक्सीजन हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के 2 कण हो गए क्योंकि H2 हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास O-2 और ये हो जाता है हमारे पास H+ के रूप में, H+ के रूप में। यहाँ पर भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर होगी P के रूप में। हम सामान्य रूप में देखते हैं इस प्रकार के पदार्थों में, ये मान लिया हमारे पास पराविद्युत पदार्थ का कोई टुकड़ा है। हम देखते हैं कि इसमें जो ये आघूर्ण होते हैं ये अव्यवस्थित होते हैं, विभिन्न दिशाओं में फैले हुए होते हैं। ये जैसे ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऐसी अनुपस्थिति या लिख देता हूँ मैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो ऐसी स्थिति में इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। आप कह सकते हैं कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में 0 द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जब हम इन्हें एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं, मैंने ये एरो बनाया है आपको जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये आप कह सकते हैं जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास है नेगेटिव प्लेट। आपने इस पदार्थ को उठाकर यहाँ इनके बीच में रख दिया इस तरह से, ये पदार्थ को आपने यहाँ रख दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है इन आघूर्णों पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है ये, और ये बल आघूर्ण क्या करता है कि इन आघूर्णों को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, एक निश्चित दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसमें जो ऋणात्मक है वो धन आवेश की ओर एकत्रित होते हैं और धन आवेश जो होते हैं वो ऋणावेश की ओर एकत्रित होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी आघूर्ण जो अव्यवस्थित थे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते ही एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं और ये पदार्थ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति में इन पदार्थों में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है।
जैसा कि कहा मैंने आपको शुरुआत में, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था, लेकिन जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये सभी आघूर्ण क्या हो गए कि एक निश्चित दिशा में संरेखित होने के कारण यह द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करते हैं। अब यहाँ नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वह शून्य नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2 हमारे पास है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ आपके पास धन और ऋण दोनों परस्पर संपाती होते हैं। कोई भी परमाणु आपके पास है, जैसे एग्जाम्पल्स इसके H2 आपके पास है, O2 CO2 आपके पास रहा। जैसे मेरे पास ये 2 H2 अणु हैं, यह इसका धन आवेश, यह भी इसका धन आवेश। धन आवेश और ऋणावेश दोनों ही इसी बिंदु पर उपस्थित है। तो ऐसे परमाणुओं को, ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए ये आपके पास H2 का उदाहरण है स्टूडेंट। यदि आप CO2 का चित्र बनाते हैं तो उस चित्र को आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। CO2 में आपके पास ये तो हो जाता है C, ये हो जाते हैं आपके पास O और ये हो जाता है आपके पास O। इन पदार्थों का नेट द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 0 होगा। P बराबर आपको 0 प्राप्त होगा। अब वही प्रक्रिया है कि जब आप इन पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, ये हमने इस पदार्थ को भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ये तो पॉजिटिव प्लेट और यह नेगेटिव प्लेट, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो यहाँ पर भी प्रक्रिया वही बनेगी कि धन जो होगा वो ऋणात्मक प्लेट की ओर और ऋण जो होगा वह धन प्लेट की ओर आकर्षित होता है, ये जिससे इनमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रारंभ में द्विध्रुव आघूर्ण 0 था क्योंकि धन और ऋण दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती थे। अब ये दोनों क्या हो गए कि एक दूसरे से अलग अलग हो गए, जिनके मध्य अल्प दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। अल्प दूरी उस उपस्थित होने के कारण अब ये पदार्थ द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अब इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। ठीक स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है वो विपरीत दिशा में विस्थापित होता है, जिससे इन पदार्थों में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना के आधार पर हम ये कहते हैं कि ध्रुवण सदिश की परिभाषा क्या होगी, किस तरह से दी जा सकती है। हम कह सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वह ध्रुवण सदिश कहलाता है। परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं ध्रुवण सदिश P विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, या हम इसको लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू E या P इक्वल टू काई, इसको काई बोला जाता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि काई इक्वल टू P बटे E।
अर्थात ध्रुवण सदिश P और विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता का अनुपात विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। काई को हम यह कहते हैं एक समानुपातिक नियतांक है। इस काई को विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। विद्युत प्रवृत्ति यह एक विमाहीन तथा मात्रकीन राशि होती है। पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक विद्युत प्रवृत्ति के आधार पर ही किया जाता है। याद रखिए स्टूडेंट ये लाइन, पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता का जो मापक होता है वह विद्युत प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। विद्युत प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। यह विमाहीन राशि होती है। याद रखिए स्टूडेंट, एक नंबर का सवाल आ सकता है आपके पास। चालक की धारिता। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने पर उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इस घटना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने पर दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V। या लिखा जा सकता है कि Q बराबर होगा CV। यहाँ C जो है आपके पास एक समानुपातिक नियतांक कहलाता है। यह आपके पास समानुपातिक नियतांक है। इसे C को हम चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता। स्टूडेंट, इस परिभाषा के आधार पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि C बराबर होता है Q/V। धारिता का मात्रक फेरड होता है। इस आधार पर एक फेरड बराबर होगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यहाँ एक फेरड की परिभाषा बनाई जा सकती है स्टूडेंट कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। दोबारा फिर सुनिए स्टूडेंट, यदि हम चालक को 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित करते हैं या देते हैं तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। स्टूडेंट, इस परिभाषा के आधार पर हम यहाँ पर यदि किसी चालक के लिए Q और V में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ आपके पास थीटा कोण की स्थिति प्राप्त रहती है। यदि आप इसके लिए प्रवणता, जो कि आपको पता है प्रवणता हमेशा tan थीटा के रूप में ज्ञात की जाती है, प्रवणता ज्ञात करते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार के रूप में। तो लंब आपके पास होता है Q, आधार आपके पास होता है V के रूप में, जो प्रदर्शित करता है C। यहाँ पर एक नंबर का सवाल पॉसिबल है स्टूडेंट कि यदि किसी चालक के लिए आवेश Q और विभव V में ग्राफ खींचा जाता है तो इसकी प्रवणता कौन सी भौतिक राशि को व्यक्त करेगी, जो कि होती है चालक की धारिता। स्टूडेंट, धारिता के रूप में हम कहते हैं कि एक फेरड जो होता है यह धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। अन्य रूप में भी हम माइक्रोफेरड का उपयोग करते हैं। माइक्रोफेरड आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ा है। माइक्रोफेरड का मतलब होता है 10⁻⁶ फेरड। मिली फेरड का मतलब होता है 10⁻⁻³ फेरड। पिको फेरड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरड। नैनो फेरड, इसका मतलब आपके पास बनता है 10⁻⁹ फेरड। हमारे पास धारिता की जो विमा होती है स्टूडेंट, वो धारिता की विमा हमारे पास बनेगी, मात्रक आपके पास है कूलाम बटे वोल्ट।
कुलाम की विमा के रूप में होता है हमारे पास T1 और A1 के रूप में। वोल्ट विद्युत विभव की विमा अपने पास होती है M1 L2 T-2 अपॉन T1 A1 के रूप में, कार्य बटे आवेश के रूप में। तो टोटल विमा आपके पास बनेगी M-1 L-2 T4 A2 के रूप में। ये हमारे पास स्टूडेंट हमने धारिता की विमा पढ़ी M-1 L-2 T4 A2। किसी भी चालक की जो धारिता होती है वह मुख्यतया चालक के आकार व आकृति पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करती है।